केस को निरस्त किया जाता है। अब उसके बाद 15 दिन हो जाने के बावजूद भी अगर सूचना नहीं मिलता हम लोगों को, तो इसके आगे का कार्रवाई क्या होना चाहिए? आपका मामला लगता है बहुत पुराना है, क्योंकि अभी 2-2.5 साल से तो झारखंड में सूचना आयोग पूरी तरह खाली पड़ा है। ये केंद्रीय सूचना आयोग का मामला बता रहे हैं, दिल्ली का। अच्छा अच्छा, हाँ, संबंधित सूचना आयुक्त को आपको लिखित में अवगत कराना चाहिए कि आपके आदेश की पालना नहीं हुई है, तो वो इसलिए तो आदेश। तो उसको किस अपीलवाद संख्या के तहत हम लिखेंगे, नहीं, संदर्भित आपको हमारी राय में बहुत से लोग धारा 18 के तहत शिकायत करते हैं, पर हमारे मानना है कि आप नए सिरे से शिकायत करेंगे तो वो रजिस्टर्ड होगी धारा 18 के तहत आयोग में, फिर उसकी सुनवाई का नंबर आएगा साल 6 महीने में, 2 साल में। तो हमारे समय तो हमने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में जब हम आयुक्त थे तो ये रखा है कि अगर आदेश का पालन नहीं कर रहा है लोक सूचना अधिकारी, तो आप एक पत्र लिख दें, हम अलग से आपकी शिकायत रजिस्टर कराने की जरूरत है, पत्र के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। और अपील का निराकरण में ये लिखते थे कि ये इन आदेशों के साथ ये अपील निराकृत की जाती है और निराकृत अपील को रीओपन किया जा सकता है। तो क्या तो विषय में लिखा जा सकता है कि रिव्यू पिटीशन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कार्रवाई कर सकते हैं आपके सादे पत्र के आधार पे। आदेश की अवहेलना करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग कीजिए, 19(8)B के तहत कंपनसेशन की भी मांग कीजिए, तो, और जानकारी आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की भी मांग करिए। तो वही तो बात है सर, कि मान लीजिए सूचना नहीं दिया और फिर प्रथम अपील में गए फिर भी नहीं दिया, फिर हम द्वितीय अपील में गए और वहां पर भी सूचना नहीं दिया गया, और जो जजमेंट आया उसमें ना तो उसमें जुर्माना का बात आया, दंडात्मक कार्रवाई का बात आया, ना हमारा कंपनसेशन चार्ज का बात आया, किसी तरह का आदेश पारित ही नहीं किए जज। और उसके बाद जब वो बोले भी उसको कि 15 दिन के अंदर इसको सूचना दीजिए और इस केस को निरस्त किया गया, तो ऐसा पूर्व में भी एक केस में हुआ था कि जब हम लोगों ने लिखा था फिर दोबारा आयोग को, पुनः आयोग को लिखा था कि हमको आपका जो आदेश था उस हिसाब से नहीं मिला सूचना, तो वो ये ही कहा था कि इस ये Recording in progress. कोई न्याय संगत बात नहीं हुई, अपीलार्थी वहीं पहुंच जाता है जहां से वो चला था। ठीक है, धन्यवाद असलम आलम जी आपके प्रश्न के लिए। और आगे चलते हैं, डब्ल्यू घोष जी हैं। डब्ल्यू घोष जी, आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट कर लीजिए। शिवानंद जी, जब आप ठीक समझे हमें इजाजत दे दीजिएगा। जी बिल्कुल सर, अभी 5 मिनट और आप रुक लें, फिर इसके बाद हाँ। सभी को सर नमस्कार, हम झारखंड से जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। सर मुझे ये कहना है कि हमारा झारखंड में तो सूचना आयुक्त नहीं है, जिसके कारण 2021 में हम लोग का कार्मिक से एक अधिसूचना भी जारी हुआ था कि जितने दिन तक
सूचना आयोग की नियुक्ति नहीं होगा उतना दिन तक फर्स्ट अपील अथॉरिटी को इसको निष्पादन करना पड़ेगा आरटीआई का मैटर में। सभी जिले के डिप्टी कमिश्नर को ये अधिसूचना जारी किए थे, लेकिन सर हमारे जिले में हम लगभग 10-15 गो आरटीआई फाइल किए हैं, फिर भी फर्स्ट अपील में किए हैं, लेकिन एक भी का सुनवाई भी नहीं हो रहा है, नहीं सूचना उपलब्ध हो रहा है। तो जिसके कारण हम जिले के डिप्टी कमिश्नर को एक लिखित शिकायत भी दी और कार्मिक से जो अधिसूचना जारी किया था उसको भी हम आरटीआई से निकाले हैं, उसको संलग्न कर हम डिप्टी कमिश्नर को शिकायत किए हैं, तो जिस पर कोई कार्रवाई सर नहीं हो रहा है। तो इसके चलते सर इस डीसी को हमको लगता है कि पूरा भ्रष्टाचार में ये शामिल है, जिसके कारण ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो सर इस डीसी के ऊपर एक हम शिकायत करना चाहते हैं, तो कौन सा अधिकारी के पास सर करेंगे, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, इसमें शिकायत तो धारा 18 के तहत केवल सूचना आयोग को हो सकती है। आपके यहाँ प्रथम अपीलीय अधिकारी ही है, उसके ऊपर आयोग अभी अस्तित्व में है नहीं। तो Recording in progress. सतर्कता आयुक्त होते हैं हर राज्य में, उनको भी शिकायत कर सकते हैं भ्रष्टाचार की। तो अच्छा, तो अपना नाम गोपनीय रखने की भी आप उसमें गुजारिश कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। लेकिन शिकायत के साथ तथ्य देना चाहिए। तो हाँ सर, वो तो प्रूफ सब मेरे पास सब इकट्ठा है। हाँ, तो केस दर्ज होके उसमें फिर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। शिकायतें तो बहुत फॉरम है, सबको इस्तेमाल कीजिए। सीएम हेल्पलाइन भी होगी आपकी वहाँ, उसको भी नहीं करिए। सर, हमारा झारखंड का सीएम हेल्पलाइन नहीं है, वो पूरा के पूरा ये जो सरकार है सब बंद करके रखे। आपका वैसे जामताड़ा प्रसिद्ध है पूरे भारत में। हाँ सर, वो तो है। शिवानंद जी, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी जी सर, एक और प्रश्न ले लेते हैं। हमारे बीच में रमाकांत कौरव जी हैं। रमाकांत कौरव जी, आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट करके अपनी बात रखें और आत्मदीप सर को फिर इसके बाद इजाजत दें, क्योंकि उनको एक और मीटिंग में भी जाना है। तब तक फिर नित्यानंद मिश्रा जी हैं, वीरेंद्र सिंह ठक्कर साहब हैं, सभी हैं, तो आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगे। हाँ जी सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा सर, मेरे दो विषय पे दो प्रश्न हैं। एक तो मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो 48 घंटे के अंदर जो सूचना मांगी जाती है जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, उसमें सर आवेदन में कुछ स्पेशल मेंशन करना होता है क्या? किस तरह का लगता है सर आवेदन लगाना है मुझे? देखिए, तो धारा 7(1) में स्पष्ट लिखा है कि जीवन, मनुष्य का जीवन या उसकी जी स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 48 घंटे में दी जानी चाहिए। जी, तो धारा इससे 7(1). जुड़ा तो विषय है, जैसे किसी को अवैध रूप से पुलिस ने हिरासत में लेके थाने में बिठा रखा है, गिरफ्तारी शो नहीं कर रहे, तो उसके जीवन की स्वतंत्रता का हरण होगा। या जी किसी के जीवन को खतरा है, जी उसको मर्डर की कोई धमकी मिली है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही, या इस जी तरह का कोई और अंदेशा है जिससे जीवन खतरे में पड़ सकता है, ऐसी जानकारी। जी या जी जी जीवन निर्वाह से जुड़ी मामले भी जीवन से जुड़ी जानकारी होती है, जिससे जीवन यापन में दिक्कत हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है, उसी में कर सकते हैं। जी लेकिन इस मामले में कौरव जी, आप तो आरटीआई के बहुत जानकार हैं और खूब इस्तेमाल भी करते हैं। कई आपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम भी कराए हैं। जी सर, इसमें आप मार्गदर्शन एक ही करें।
एक ही जी। कमी है कि इसमें धारा 7(1) में ये तो लिख दिया है कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी 48 घंटे में दी जाएगी, लेकिन इसके जी। आगे अगर नहीं दी जाती तो आप प्रथम अपील कितने समय में करेंगे, सेकंड अपील कितने समय में करेंगे, और उनके निराकरण की, दोनों अपीलों के निराकरण की समय सीमा क्या होगी, इस बारे में कानून मौन है। अच्छा जी सर, यही समस्या है। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो लोक सूचना अधिकारी हैं कलेक्ट्रेट में, वो है डिप्टी कलेक्टर को बनाया गया है, और अपीली अधिकारी हैं अपर कलेक्टर, कलेक्टर की तरफ से। और जो मैं जानकारी चाह रहा हूँ वो सत्र शाखा से संबंधित है। उस शाखा के प्रभारी अधिकारी हैं अपर कलेक्टर। तो लोक सूचना अधिकारी डिप्टी कलेक्टर उनको लिखते हैं कि ये जानकारी मांगी गई है, तो वो जानकारी गोपनीय कह के देने उसको नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपील उन्हीं के पास आनी है। अपर कलेक्टर देखिए को यह पता है जी। रमाकांत जी, ऐसे मामलों में ये आरटीए के प्रावधानों से स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां लोक सूचना अधिकारी या अपीली अधिकारी का कोई संबंध है मांगी गई जानकारी से, जैसे आप जी। बता रहे हैं कि अपीली अधिकारी से जिस शाखा का प्रभारी है उसी शाखा से जुड़ी जानकारी आपने आरटीआई में मांगी, जी। विभाग की शाखा से संबंधित है, इसलिए ये मेरा इसमें अपील को डिसाइड करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और न्याय शास्त्र के। तो इसलिए जी। मैं इस अपील की सुनवाई के लिए मेरे समकक्ष उसके बराबर की रैंक का जो है उसको जी। नामांकित करेगा आपकी अपील की को डिसाइड करने के लिए। जी। जी। बट तो सर अपील देखिए, तो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध होगी। हाँ वो जो जी बिल्कुल, शाखा प्रभारी सीनियर है, अपर कलेक्टर है, और लोक सूचना अधिकारी जूनियर है, डिप्टी कलेक्टर है। तो लोक सूचना अधिकारी ये अनऑफिशियली बताते हैं कि ये जानकारी दी जा सकती है और देने वाली, और मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अपर कलेक्टर मेरे सीनियर हैं जो शाखा देखते हैं, तो मैं कैसे उनसे कह सकता हूँ। इसी कारण हमने वही प्रावधान बताया है आपको कि वो जी। इसमें प्रथम अपीली अधिकारी न्याय के हिसाब से नहीं रह सकते। दूसरा कोई आपके प्रथम अपीली अधिकारी नियुक्त तो किया जाएगा आपके अपील डिसाइड करने के लिए। समकक्ष तो सर सीओ जिला पंचायत रहते हैं उनके, आपने हाई उनको कोर्ट ही। में भी देखा होगा, कोई जी। हाई कोर्ट जज का बेटा किसी कंपनी का मान लीजिए वकील है, जी। तो उस कंपनी का कोई केस आया तो जज नहीं सुनता है, ये कहते कि मेरा जी। बेटा वहाँ क्या काम करता है, इसलिए इसमें निष्पक्ष न्याय पे वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, इसलिए किसी जी। और को जी। ये मामला सुनवाई के लिए दिया जाए, और ये होता है। ये अपीलार्थी सर अविश्वास व्यक्त कर देता है कि मुझे इस स्पीड से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, दूसरी सूचना अंतरित करें तो भी अंतरित किया जाता है। जी। जी। पर सर ये लोक सूचना अधिकारी बताएगा ना शाखा प्रभारी को कि ये जानकारी दी जा सकती है, नियम के तहत आप प्रदान करें। हाँ, लेकिन लेकिन वो उसके ऊपर दबाव है, वरिष्ठ अधिकारी है उसका। वरिष्ठ अधिकारी है जी। और इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि किसी जी। भी स्थिति में एमपी गवर्नमेंट ने तो इस बारे में अलग से जीएडी ने सर्कुलर भी जारी किया सबको कि जी। कोई लोक सूचना अधिकारी आरटीआई पे निर्णय करने से पहले अपीली अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं करेगा कि मैं दूं या नहीं दूं जानकारी, क्योंकि वह पहले से जी। अनुमोदन प्राप्त करेगा, अपीली अधिकारी ने ना बोल दिया और वो भी जी। ना बोल देगा लोक सूचना अधिकारी, तो प्रथम अपील भी खारिज होगी, क्योंकि अपीली जी। अधिकारी का जी। निर्णय है ना बोलने का। ये बिल्कुल स्थिति ना बिल्कुल। बने, ये जी। न्याय के खिलाफ है स्थिति, इसलिए ये अनुमोदन लेने पे भी रोक लगाई गई पहले जी। से जी। वरिष्ठ अधिकारी का। लोक सूचना जी। अधिकारी को अपने विवेक से निर्णय करना होता है। जी। और सर वो हाँ कहते नहीं है, वो तो यही कह देते हैं सीनियर है वो, मैं कैसे कह दूं अपील करो। तो ठीक है, उनकी लाचारी है, जी। ये है जी। उसके जी। बावजूद वो दंडित हो जाते हैं। दंडित लोक सूचना अधिकारी होगा जबकि मना अपीली अधिकारी ने किया है, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये हाँ होता है कई बार। प्रसंगति है। हम्म। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर आपका। आतदीप सर, हम एक रमाकांत साहब को एक तो पॉइंट आपका परमिशन लेके हम बोलना चाहता हूँ। मैं आशीष नारायण विश्वास बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। कि रमाकांत साहब जो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में सवाल किए हैं, जी। आपको मैं एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर के बारे में बता सकता हूँ। और केस जी। नंबर था CIC/BS/A/2016/001238। जी। इसका जी। डिसीजन हुआ था 30 मार्च 2017 को। इसमें जी। पैराग्राफ दोबारा बता दीजिए एक बार। हाँ बोल रहा हूँ CIC Recording stopped.
CIC Recording in progress. जी हेलो जी जी स्लैश BS सब कैपिटल BS स्लैश A स्लैश 2016 स्लैश 001238 001238 ये है केस नंबर। इसका डिसीजन हुआ था 30 मार्च 2017 को। इसमें जी पैराग्राफ 10 में ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हैज बीन कैटेगोरिकली एक्सप्लेन्ड बाय द ऑनरेबल इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोफेसर M श्रीधर आचार्युलु। आप ये ऑर्डर को एक बार देख सकते हैं। इसमें पैराग्राफ 10 में एकदम साफ साफ लिखा है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और सेकंड अपीलेट जी। अथॉरिटी का लाइफ एंड लिबर्टी केस में क्या करना चाहिए, कितना दिन का अंदर करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। ये पूरा ऑर्डर जी। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो जी, आपको जी। एकदम पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और खास जी। करके पैराग्राफ नंबर 10 जरूर पढ़िएगा। जी जी और जी, कोई बिल्कुल। फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको दरकार है तो आप जी। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा केस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत बार किया है, हमको अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। हाँ, जी, तो जी, मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, मैं कांटेक्ट कर लूंगा आपसे। ठीक है ड्राफ्ट करूंगा, आवेदन कर। आप लोग आपस में अपना नंबर ले लें और आत्मदीप सर को जी। एक मीटिंग में जाना है तो जी सर जी आपने समय दिया, काफी महत्वपूर्ण आपने समय दिया और अब आगे हमारे बीच में नित्यानंद जी हैं और वीरेंद्र साहब हैं, ठक्कर साहब, तो पार्टिसिपेंट्स के जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, आपने समय दिया। धन्यवाद आप सभी धन्यवाद को। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानंद जी, वो जो अभी केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश बता रहे थे 48 घंटे की जानकारी के बारे में, आचार्य लुलू जी का आदेश है, उसको सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मंगा लें तो सब लोग पढ़ पाएंगे। हाँ अच्छा आशीष ठीक, नारायण शेयर कर हाँ लीजिए। दे देंगे हम दे देंगे। हाँ, उस पर पोस्ट कर लीजिएगा, लोगों को काम आएगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सर, ये इतना हाँ। इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसका फायदा हमको बहुत बार मिला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। हम बहुत बार वही राइट एंड हम- लिबर्टी का मेंशन किया तो हमको तुरंत माने एक हफ्ते के अंदर हियरिंग का डेट मिल गया और हियरिंग में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला हमको, माने एकदम इस ऑर्डर के अनुसार मिला हमको, आचार्य साहब का ऑर्डर के अनुसार। इसको तो हम भगवान मानते हैं। हाँ, तो ये साइटेशन जरूर का वो- लाभ दूसरे लोगों को भी मिलेगा। आप हम आपका जी। परमिशन लेके हम इसीलिए रमाकांत नमस्कार। साहब से बात किया। मुझे नमस्कार। बहुत भगवान जरूरी के है सर, दर्शन हम उसका सबको जरूर- करवाइए आप। हाँ इस भगवान के दर्शन हम सबको कराइए। हाँ करा देंगे सर। आपको हम क्या दर्शन कराएंगे सर, आप भी तो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हाँ दे देंगे, हम इसको डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है अनुज राठी जी, आपका क्या प्रश्न है? आत्मदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। मिलेंगे फिर अगले धन्यवाद। अनुज राठी जी, हाँ बताइए। सर मेरा पहला सवाल है सर, एक्चुअली जो हम RTI लगाते हैं कोर्ट में, जो हम लगाते हैं RTI डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सर वहां से एक्चुअली आता है हमारे पास लिख कर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी उनके जवाब में। तो सर हमारी सेकंड अपील सर कहाँ जानी चाहिए, FIC में या फिर CIC में? मैं कहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाया है आपने? सर यूपी मुझे यूपी, तो आपका यूपी CIC जाएगा, वहां नहीं जाएगा। हाई कोर्ट ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं, आपको वहां लगाना पड़ेगा राज्य सूचना आयोग में, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। लेकिन सर वो लोग लिखते हैं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अपने तो जवाब में। लिखने से क्या अंतर पड़ता है, उनकी अथॉरिटी थोड़ी बदल जाती है। ठीक है सर। सर एक भाई प्रश्न वो मेरा और स्टेट भी है। जुडिशरी है ना साहब, वो स्टेट जी। जुडिशरी है। स्टेट जुडिशरी जो होगी राज्य के कंट्रोल में होगी। जी 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 ठीक है है जी ना, सर। इसलिए आपको वही लगाना एक सर, जी सर एक सर मेरा सवाल और भी है सर। जो हमारा सेक्शन 23 कहता है एक्ट का, सर ये कहता है कि ये कि बार बताता है कि बेसिकली बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ठीक है, समझ गया मैं आपका प्रश्न मैं समझ गया। मैं समझ गया, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपका प्रश्न में जानता हूँ। देखिए है क्या, ये कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं।
ये आर्टिकल जी। 226 और 32 से गवर्न होते हैं, कोई लोअर कोर्ट्स नहीं है। लोअर कोर्ट्स के लिए ये है, ये जो बार है ना, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स ना, ये डीजे जी, कोर्ट, जी। मजिस्ट्रेट कोर्ट इनके लिए है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए बार नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, ये सुपरविजनरी पावर रखते हैं। तो हम स्पेशल प्रोसीजर के तहत 226 में जाते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, और संबंधित लोक सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारी या कि आयोग ने हमारे इस फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया है। तो चूंकि ये मेरा वायलेशन है, आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, इसलिए हम 226 में हाई कोर्ट जाते हैं। जी जी सर। तो एक ये प्रश्न और डिस्ट्रिक्ट भी है। कोर्ट वाला ये नहीं लगेगा, ये हाई कोर्ट ठीक के लिए है, अलग जी। प्रोविजन है। ठीक है, ठीक है, जी सर, जी सर। सर सेक्शन 99 ये सेक्शन कहते हैं कि 19(9) हाँ सर हाँ इसमें कहा गया है कि मतलब CIC और SIC shall give notice of its डिसीजन including any right of appeal to the complainant and the public authority। यानी कि जो हमारा CIC या SIC सब जो हमारा ऑर्डर करती है, फाइनल हमारा ऑर्डर, यानी कि उसमें मतलब कि अब वो ये कहेगी कि भाई आपके पास राइट टू अपील भी है जाने के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सर इसका मीनिंग ये है या कुछ और है? यार ये आपने अच्छी बात कही। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी शेल गिव नोटिस ऑफ डिसीजन। तो न्याय अपने निर्णय की कॉपी तो उनको भेजना अनिवार्य ही है। जी। इंक्लूडिंग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इंक्लूडिंग एनी राइट ऑफ अपील टू द कंप्लेनेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी। यार ये थोड़ा जरूर है विषय में, इसको और देख लूंगा। बाकी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को उनकी ड्यूटी है कि वो अपीलेट अथॉरिटी का पता बताए, उनका एड्रेस बताए। अभी आयोग के लिए भी लागू है कि नहीं है, इस विषय में थोड़ा समय और देख के आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। एक मेरे आखिरी सवाल संज्ञान और में है बात मेरा। नहीं थी, आपने अच्छा बताया, मैंने इसको जी देखा जी नहीं सर। था। मैं इसको देख जी लेता हूँ थैंक क्या इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स ने किया है, मैं देख जी सर। जी सर, एक प्रश्न और है मेरा। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर जब हमारी जाती है, फर्स्ट अपील जाती है हमारी, मतलब डीजे साहब के पास में, सर वकील क्या करते हैं कि बार बार डेट पे डेट लगाते रहते हैं। कभी 2 डेट लगा दी, कभी 3 डेट लगा दिए हैं। जबकि आई थिंक सर मुझे लगता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में सर इस तरह बार बार डेट लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। देखिए एक्चुअली उनको भी तय समय सीमा 30 दिन के अंदर ही डिसाइड करना चाहिए, लेकिन अब प्रोसीजरल फॉल्ट तो है, क्या करेंगे अब। सर वहां से एक्चुअली सर नोटिस ही सर हमारे पास आता है 30 दिन बाद। नोटिस जो आता है कि भाई आप यहाँ पर आइए और आप यहाँ पर आकर अपनी बात को रखिए। उसके बाद हम जाएंगे, फिर वो एक डेट और लगा देंगे कि भाई ठीक है भाई आज हमारे पास समय नहीं है, आप 10 दिन बाद आ जाना। फिर जाएंगे भाई आज भी हमारे पास समय नहीं है, आप अगेन आ जाना। अब ये मिसयूज ऑफ पावर है अनुज जी, क्या करेंगे। अब ये मिसयूज ऑफ पावर है। बाकी अगर वो डिसाइड नहीं करते तो आपको डीम्ड रिफ्यूजल मानते हुए उस पर अपील फाइल करने का राइट है। मतलब कोई ऐसा कुछ और समाधान उसका कुछ नहीं है कि भाई हम कोई उसका कुछ बेसिकली कुछ भी एक अलग प्रोसीजर हम देखिए, उनको बता अगर सकें? तय समय सीमा में अपीलेट अथॉरिटी ने या कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, तो ये डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा। डीम्ड रिफ्यूजल के तहत आप उसको अपील कर सकते हैं। आपका अपीली राइट है कि आप अपील करिए कि साहब अपीलेट अथॉरिटी ने इतने दिनों के अंदर अपील डिसाइड नहीं की, तो इसको हम Recording in progress. है अंतिम निर्णय जिसे आप कह सकते हैं। ओके ओके जी जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
भाई कोई ऑर्डर हो गया, वो उस पे क्या है कि जो डिसीजन है फाइनल है, दैट्स अमाउंट्स टू फाइनलिटी आ जाती है, उसके बाद फिर आप राजीव दूसरी किशन जी, प्रोसीडिंग। आपका क्या प्रश्न है? राजीव हसन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, अगला जो है प्रश्न आपका, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपने हमारे नंबर से लिखा है, आप लोग अपना नंबर लिखा, नाम लिखे रहा करिए। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने बैंक के संदर्भ में है, मैंने बैंक के संदर्भ में एक तकरार दाखिल किया है। हेलो सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए। हाँ हाँ, तकरार दाखिल किया, तो मेरा मेरा आगे का प्रश्न ये है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ क्या फिर? बिल्कुल जा सकते हैं आप। तो वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो बोलेंगे आपकी उधर कंप्लेंट दाखिल किए हुए है, वो पेंडिंग है, तो यहाँ पर मुझे मेरा आपने अर्ज खारिज। इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई आवेदन दे रखा है? हाँ, सूचना आयोग में, केंद्रीय हाँ, सूचना आयोग में। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग कोई रिड्रेसल एजेंसी नहीं है, वो आपको सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करने के लिए एजेंसी बनी हुई है। और हाँ हाँ हाँ। कंज्यूमर फोरम है, आपकी जो सेवाओं में कमी पाई गई है उसके विरुद्ध रेमेडियल कोर्ट्स है, तो उस पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना का अधिकार के तहत थोड़ी है वो, तो सूचना का अधिकार आपको जानकारी मिलेगी जब मिलेगी। यहाँ आपके अच्छा। साथ जो सेवाओं में कमी हुई है उसके विरुद्ध आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद सर। शिवानंद जी, Recording in progress. हम पूछ रहे हैं आपको। हाँ, तो अब वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश अच्छा। में डिस्ट्रिक्ट में ही है कंज्यूमर फोरम, फिर उसका स्टेट अच्छा। फोरम में अपील होती है। तो अच्छा, आपके यहाँ तो उसमें तालुका उसमें तो प्रोफेशनल एडवोकेट को एंगेज करना कंपलसरी नहीं है? नहीं, कंपलसरी नहीं। मैं अपना केस खुद कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं हमारा दोस्त का केस में अपियर हो सकता हूँ? मान लीजिए मेरा दोस्त का केस मैं लड़ रहा हूँ, कर सकता अब हूँ? ये कोर्ट आपको अगर परमिट करती है तो आप कर सकते हैं। नहीं, मैंने कंज्यूमर एक्ट में ऐसा कोई पाबंदी है? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। एसोसिएशन के मेंबर्स भी लड़ सकते हैं कंज्यूमर्स की तरफ से, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन के मेंबर्स भी लड़ सकते हैं।
अच्छा, मैं कोर्ट में जैसा है जे तुम हमको प्रोफेशनल एडवोकेट ही एंगेज करना पड़ेगा, या मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ अगर कोर्ट परमिशन दे तो? नहीं, आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकते हैं, उसमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ओह अच्छा, लगता नहीं है। कोर्ट आपको सजेस्ट करेगी कि हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमको एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। हाँ, राजी हसन जी, आपका क्या प्रश्न है? राजी हसन जी। ये गौतम जी। हाँ, सर अगला मैं मेरा क्वेश्चन बोले थे। नरेश, हाँ नरेश सैनी जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार नितिन सर को। नमस्कार। हाँ, नितिन जी मेरे एक क्वेश्चन है सर, जैसे कोई एक संस्था के अंदर कोई टाइम टेबल था, टीचिंग का टाइम टेबल, तो वो बनाया गया जब तो कुछ था, और उसको जब मांगा गया तो उसमें छेड़छाड़ करके और फिर प्रोवाइड करवा दिया गया। एक बार रिपीट कर दें प्रश्न। जैसे कोई सर संस्था है, कोई मान लो कोई कॉलेज है सर, तो कॉलेज में जो टीचर का टाइम टेबल बनाया जाता है, भाई 1 बजे आपको कौन सा लेक्चर लेना है, 2 बजे किस टीचर को लेना है। Recording in progress. एक कैंडिडेट एक पूरा एक साइड है, पूरा इससे आप कॉलेज सिद्ध क्या करना चाहते हैं? इससे सिद्ध क्या करना चाहते हैं? सिर्फ ये करना चाहता है कि उस समय जो टीचर जो था उसको कुछ अलग सब्जेक्ट दिए गए थे पढ़ाने के लिए, और अब मुझे वो सब्जेक्ट जो दिए गए थे, तो उसके माध्यम से मुझे उन सब्जेक्ट की को मैं ये प्रूव करना है कि उस टीचर को ये सब्जेक्ट दिए गए थे, और अब मैंने जब कॉपी मांगी तो उन्होंने उसमें वो चेंज करके दे दिया कि उसको सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट दे रखे हैं। अब यार ये दो ही लोग बता सकते हैं जो पढ़े हैं और जिसने पढ़ाया है, पढ़वाया है, पढ़ा है, या कि जिसने पढ़वाया है। तो पढ़वाया है जिसने, उसने मना कर दिया। जो पढ़ाया है या तो वो दे अपना सबूत, या कि गवाह दे, एविडेंस दे, या कि जिन लोगों ने पढ़ा है वो अपना एविडेंस दें। दो ही तरीके हैं इसके, तीसरा तरीका तो इसका नहीं है। देखिए नहीं हो सकता सर प्रूफ साबित ही है। अब ये जो बच्चे उनके यहाँ पढ़े हों वो दे सकते हैं अपना एविडेंस कि नहीं इन्होंने पढ़ाया है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाया है। सर बच्चे तो सर उसके प्रिंसिपल के खिलाफ क्यों जाएंगे, उसे दुश्मनी क्यों लेंगे? अरे जब ऐसा उनको नहीं है, कई बच्चे होते हैं क्रांतिकारी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। कई क्रांतिकारी बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। नित्यानंद जी ट्राई उन्हीं बच्चों करिए। में से हैं। नित्यानंद जी, आप लोग उन्हीं बच्चों में से हैं जिस कॉलेज जब में मैं आप लोगों ने पढ़ता था पढ़ा है। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मेरे 10-12 मुकदमे हाई कोर्ट में चलते थे अपने प्रिंसिपल से, चोरी के खिलाफ, कुलपति, रजिस्ट्रार के खिलाफ। तो सर ढूंढना पड़ेगा फिर ऐसा कोई बच्चा है ना। हेलो, चलिए ठीक है सर। एक आप सर लोग एक भी ऐसे बताओ बच्चे सर। बन जाइए। चलिए आगे हेलो, आगे बढ़ते हैं और एक मिनट सर। हाँ अगले सर, बच्चे बोलो। का प्रश्न। सर हाँ एक चीज है, जैसे कोई टाइम टेबल